कल के ऐतिहासिक दिन के बाद भारतीय बाजारों में आज फिर से हरे निशान के साथ शुरुआत के संकेत और खुलते ही लाइफ टाइम हाई बनने की एक बार फिर से तैयारी। कैसा रहेगा आज का एक्शन, क्या रहेगी रेंज, किन शेयरों और सेक्टर्स में रहेगा आज पूरा एक्शन, इसी पर है आज का खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि किन संकेतों पर आज करना है आपको फोकस और बाजार में एक्शन किधर बनते हुए दिख रहा है। सर, सबसे पहले तो बताएं आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं। ट्रिगर्स ग्लोबल मार्केट से सुस्ती के हैं, लेकिन कोरोना के मामले बहुत ही बेहतरीन संकेत देते हुए दिख रहे हैं। आज के लिए सबसे बढ़िया ट्रिगर वही है। दीप के 2 महीने के सबसे कम आंकड़े, 1 लाख से कम के कोरोना मामले आते हुए दिखे। 86-87 हजार के आसपास का आंकड़ा वाकई में राहत देने वाला है। दूसरा, वैक्सीन को लेकर कल देर शाम प्रधानमंत्री मोदी ने शाम 5 बजे जो राष्ट्र के नाम संबोधन किया, उसमें 18 साल के ऊपर के देश भर के सभी नागरिकों को केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी, जो कि 21 जून से शुरुआत होगी। डाउ 125 अंक गिरकर दिन के निचले स्तरों की तरफ बंद हुआ है, तो नैस्डैक 70 अंक चढ़कर दिन के हाईएस्ट लेवल पर, दोनों ही अलग अलग दिशाओं में जाते हुए लेकिन मिले जुले संकेत आप कह सकते हैं दुनिया भर के बाजारों से आपके लिए। नतीजों का एक्शन है। जुबिलेंट इनवीविया, साथ ही न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये कुछ एक हमारे रिसर्च बेस्ड स्टॉक्स जिन्होंने कल बाजार बंद होने के बाद बेहद शानदार नतीजे पेश किए हैं, और आज नतीजों के लिहाज से एमएफएसएल और पेट्रोनेट एलएनजी जैसी कंपनियों के हैं नतीजे। बिल्कुल सर, तो नतीजों का दौर तो चल रहा है और मिड कैप स्मॉल कैप में भी जबरदस्त एक्शन बना हुआ है। तो जो उधर एक्शन है उसके बारे में एक सवाल है सर मेरा, पर उससे पहले एक बार जरा मार्केट व्यू आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से बाजार में खरीदारी आई है 14,300-400 से एक जो बाउंस बैक मिला है, क्या ये मोमेंटम और आगे बढ़ते हुए दिख रहा है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 6 में से 5 दिन नए रिकॉर्ड्स बने हैं। क्या 16,000 की तरफ निफ्टी का रास्ता खुला हुआ है और क्या इस हफ्ते ये लेवल आते हुए दिख सकता है सर? दीप, 2 चीजें हैं। पहला कि क्या मोमेंटम बरकरार रहेगा, और दूसरा क्यों हम 14,400 से 14,500 से नॉन स्टॉप 15,800 तक आ गए बिना किसी बड़े करेक्शन के। तो पहली चीज तो ये कि जी हाँ, मोमेंटम में थोड़ी जगह अभी भी और है, और मेरा ये मानना है कि कहीं कहीं 15,900 16,200 की रेंज के आसपास वहां तक पहुंच सकते हैं। अब 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, या यूं मान ले 15,800 से 16,200 की रेंज तक जाने की तैयारी निफ्टी की नजर आती है। तो कम से कम इस मोमेंटम में ये चीज तो दिख रही है। लेकिन इस बार के मोमेंटम में दीप एक खास बात है, और जो करेक्शन नहीं आया, जिसको लेकर काफी लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि करेक्शन कब आएगा, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी बात जो है वो आप देखिए। पहली चीज तो है कि बाजार में जो कुछ भी तेजी हो रही है वो कुछ स्टॉक की वजह से नहीं हो रही कि जो इंडेक्स को खींच दे और बाकी ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेशन ना हो, बाकी स्टॉक्स, बाकी सेक्टर्स और बाकी शेयर्स न चले, सबका नंबर लग रहा है, ये बढ़िया चीज है, पहली बात। दूसरी बात यह कि ऐसी कोई अनाप शनाप एक तरफा तेजी नहीं हो रही। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि कोई बड़ा करेक्शन नहीं आया और बाजार एक तरफा चले जा रहा है, लेकिन बाजार की स्पीड जो है, ये स्पीड अच्छी है। इस स्पीड में क्या है, हर एक आदमी को खरीदने और बेचने का मौका मिल रहा है। अगर बाजार में खरीदने और बेचने का मौका आपको न मिले और इंडेक्स अच्छा, एक समझिए किसी दिन आप 14,500 पर कोई और एकदम बढ़िया खबर आ जाए और 10% का ऊपर का सर्किट लग जाए, आप सीधे 16,000 पर हो। और दूसरा ये समझिए कि आप 14,500 पर हो और आपने 4-5 हफ्तों में, 6 हफ्तों में धीमे धीमे बढ़त बनाते आप 16,000 पर आए। क्या अच्छा है? अच्छा ये है जो अभी हुआ है, आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो हर एक लेवल पर आपको खरीदने और बेचने का मौका मिल रहा है। आपके व्यू पर है, अगर आपका तेजी का व्यू, आप हर लेवल पर खरीद कर पैसा बना रहे हैं, आपका व्यू है कि प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, तो आपको आराम से बाजार प्रॉफिट बुक करने का मौका दे रहा है, निकलने का मौका दे रहा है। तो मेरा ये समझना है कि इसी वजह से बाजार में मीनिंगफुल करेक्शन या बड़ा करेक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि बाजार पूरी तरह से स्क्रीन पर बढ़ रहा है। और जब स्क्रीन पर बढ़ता है तो ट्रेडर्स को हो, चाहे इन्वेस्टर्स को हो, चाहे फंड मैनेजर्स को हो, उन सबको अपने ट्रेड करने का पूरा मौका मिलता है, और इसीलिए बाजार की वॉलेटिलिटी भी कम है। नो डाउट बाकी अपने फैक्टर्स जो इकोनॉमी से रिलेटेड काम करने वाले हैं वो कर ही रहे हैं, क्योंकि कोरोना के जो डर और चिंता का माहौल था वो लगभग खत्म होने आया है।
ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है ही हैं, एफआईज और घरेलू फंड्स के फ्लोज नहीं होने के बावजूद बाजार मजबूत हो सकते हैं। ये इतिहास में पहली बार हमने देखा और समझा है कि तीसरी महाशक्ति भी है और वो है रिटेल इन्वेस्टर्स, जिन्होंने अपने दम पर बाजार को लाइफ टाइम हाई तक पहुंचाया है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बाजार में मीनिंगफुल करेक्शन नहीं आ रहा है। लेकिन इस मीनिंगफुल करेक्शन में नहीं आने के पीछे दीप एक चीज और है जो ध्यान में रखनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉम्प्लेसेंट हो जाएं, मतलब निश्चिंत हो जाएं और बड़े वो क्या कहना चाहिए कि भाई हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, बाजार तो कभी गिरेंगे नहीं। जिस दिन ये फीलिंग आने लगे उस दिन आपके लिए रिस्क बढ़ जाती है। तो मेरा ये समझना है, इसमें कोई डाउट नहीं, एक तरफा बाजार कभी चलेंगे नहीं, कहीं कहीं रुकेंगे और जरूर रुकेंगे, रुकना भी चाहिए। इस रुकने के हल्के फुल्के संकेत आप अब देख रहे हैं। 15,500-600 के आसपास बाजार इसके ऊपर निकलने के बाद अब हर रोज आप ऊपर नीचे होते देख रहे हैं। पहले ये था कि आप दिन के लोअर लेवल पर खुलते थे, हाईएस्ट लेवल पर जाकर बंद होते थे, वो ट्रेड निकल गया। उस ट्रेड से अब आप अगले ट्रेड की तरफ आ गए जहां बाजार रोज आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके दे रहा है। आप देख भी रहे हैं, मैं हर रोज आजकल कहता भी हूं कि ट्रेड दोनों तरफ करना है, ऊपर में बेचना भी है, नीचे में लेना भी है। तो अब आप सेकंड स्टेज पर आ गए, एक तरफा ट्रेड से दोनों तरफ ट्रेड पर आए, दोनों तरफ ट्रेड से हल्के फुल्के करेक्शन की तरफ आएंगे, वो भी आगे होगा। लेकिन सिंपल चीज जो है दीप, वो है, मैं तो एक ही फॉर्मूला जानता हूं तेजी के मार्केट को ट्रेड करने का, और वो ये है कि हमें पता होना चाहिए हमारा स्टॉप लॉस कहां है, किस लेवल के नीचे हमें चिंता करनी है अपनी तेजी की पोजीशन पर। और आज के लिए मैं आपको वो लेवल दे दूं 15,575। इस लेवल को नोट करके रख लीजिए, 15,575। इस लेवल के नीचे निफ्टी बंद होता है, स्पॉट लेवल की मैं बात कर रहा हूं, तो आपके लिए पहला संकेत होगा सावधानी का, कमजोरी का नहीं, सावधानी का। और जब तक 15,275, 15,300 राउंड फिगर में मैं 15,300 आपको बोल रहा हूं, 15,300 के नीचे जब तक बंद नहीं होता तब तक इन्वेस्टर्स के लिए निफ्टी कहीं से भी कमजोर नहीं है। अब 400-500 पॉइंट की रिस्क तो आपको लाइफ टाइम हाई के आसपास लेकर चलनी पड़ेगी, आप इन्वेस्टर हैं तो, क्योंकि इन्वेस्टर 100 पॉइंट से डिसाइड नहीं करता निफ्टी के कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स में मुझे बना रहना है, निकल जाना है। इन्वेस्टर्स के लिए आपको 4-5% की कम से कम कुशन होनी चाहिए, वो रखना जरूरी है, नहीं तो आप में और डे ट्रेडर में फर्क क्या। लेकिन जो डे ट्रेडर्स या पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए 15,575 पहला संकेत होगा, जिसके नीचे बंद होने पर ही बाजार कमजोरी का संकेत देगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है दीप कि यहां से लेकर 15,575 तक के कभी भी करेक्शन आए उसमें बिल्कुल भी डरिए घबराइए मत। इसे रनिंग करेक्शन के तौर पर देखें, इसे एक मौके के तौर पर देखें कि फिर से खरीदना है। कमजोरी का संकेत तभी आएगा। ऊपर कितना जा सकते हैं? 15,900 से 16,200 इस रेंज में कहीं कहीं पहुंचने चाहिए, वहां तक की जगह तो दिख रही है। उसके बाद रिवाइज करेंगे कि उसके आगे के टारगेट्स क्या बनते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। तो मेरा ये समझना है अपनी पोजीशन को, और एक चीज और जो दीप करनी चाहिए, जो आमतौर पर ट्रेडर्स गलती करते हैं, वो ये कि बाजार लोअर लेवल पे है तो पोजीशन होगी कम, और जितना बाजार बढ़ता जाए उतनी वो अपनी पोजीशन, ट्रेडिंग पोजीशन, ओवरनाइट पोजीशन बढ़ाते जाते हैं। तो उल्टा होना चाहिए, बढ़ते हुए बाजार में हायर लेवल पर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन थोड़ी कम होनी चाहिए ताकि आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर कर सकें। घटते हुए बाजार में बढ़नी चाहिए। कहना आसान है, करना मुश्किल है, मैं भी जानता हूं आपके लिए इतना आसान नहीं कर पाना, लेकिन कोशिश करके देखें। ना करें तो दिमाग में तो कम से कम रखें कि मैं किस रिस्क पर चल रहा हूं। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर कर लिया, आपने नीचे जाने के खतरे को आपने मैनेज कर लिया, तो ऊपर की तो अपसाइड अनलिमिटेड है। फिर तो आप जितना चाहें कमा सकते हैं इस मार्केट से, कोई रोकने वाला है नहीं। स्काई इज द लिमिट, क्योंकि नीचे जाने में आपको पता है कि 15,700 का निफ्टी जीरो ही हो सकता है, लेकिन ऊपर जाने में आपको पता है 15,000 का निफ्टी 1.5 लाख भी होगा, कभी न कभी होगा। आप हम रहे न रहे, होगा जरूर। तो कहने का मतलब सिंपल है, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर मैनेज कर लीजिए। जितना ऊपर जाएंगे उतना आपको अपनी पोजीशन को प्रॉपर मैनेज करना है, बाकी बने रहिए, कोई चिंता की बात नहीं। बिल्कुल, मार्केट में पार्टिसिपेट जरूर करना है, पर जैसा अनिल जी रोज कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, किसी भी तरह का मार्केट माहौल क्यों ना हो। अच्छा सर, क्योंकि आपने मार्केट एक्शन की एक बात करी, ये जो मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन दिख रहा है और वहां पर स्पेशली ज्यादा मूवमेंट है, अभी भी कोई पॉकेट्स ऐसी बची है मार्केट की जहां पर वैल्यू है, या थोड़ा बाजार ने इग्नोर करा है? क्योंकि रोज हम देख रहे हैं कोई नई थीम आती है, थोड़ा अच्छा रोटेशन भी हो रहा है। अब थोड़ा सोच विचार चल रहा है कि कहां पर वैल्यू है जो अभी तक मार्केट ने डिस्कवर नहीं करी। कोई पॉकेट्स ऐसी बची हैं सर?
आज बड़े तगड़े तगड़े सवाल लेकर आ रहे हैं दीप आप बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जबरदस्त सवाल है कि अब कहाँ सी ये वो कहते थे कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर। अगर आप देखेंगे तो आपको वैल्यू दिखेगी, आपको लगेगा, आपको ये सोचना है कि बहुत महंगा तो सब कुछ महंगा दिखेगा। सिंपल चीज क्या है दीप, अगर आप एवरेस्ट से नीचे देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही गहरा मामला है, खाई है इतना नीचे, और नीचे खड़े होकर एवरेस्ट को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत ऊपर है, अभी तो स्काई इज द लिमिट। करेक्ट। सो आप किस तरह से देख रहे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है कि बाजार में मौके हैं या नहीं। लेकिन एक चीज बहुत साफ है, वो ये कि बाजार में मौके सबके लिए मेरा मतलब है सब तरह के शेयरों के लिए। सेक्टोरल रोटेशन जो इस बार मैंने बाजार में देखा है दीप, ऐसी क्वालिटी वाली तेजी कई पिछली बार की तेजी में नहीं दिखी, जहां हर सेक्टर को बराबर पार्टिसिपेशन मिले। मसलन पिछले 2 दिनों से देखिए सरकारी कंपनियों के शेयर फिर से चलने लगे, ठीक है। कुछ समय में फार्मा शेयर चलने लगते हैं, कुछ समय में मेटल चलने लग सकते हैं, 2-4 दिन ठंडा होने के बाद ऑटो में रफ्तार आ जाती है, रियल एस्टेट चलने लगते हैं। कौन सा सेक्टर ऐसा है जो मुझे बताए जो अभी तक नहीं चला है? अगर शायद नहीं चला है, थोड़ा बहुत तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है जहां पर अभी तक ज्यादा एक्शन नहीं हुआ, वो भी इस वजह से कि वहां पर कंपनियों की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है नहीं, इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी तेजी बननी चाहिए शायद वो नहीं बनी। बाकी आप देखिए रियल एस्टेट चल चुका है, सीमेंट चल चुका है, कैपिटल गुड्स चल चुका है, कल परसों से पावर चल रहे हैं, करेक्ट। सरकारी कंपनियों में एक्शन है। सो ऐसा है ही नहीं कि कहीं एक्शन नहीं है। अब आप कहेंगे कि क्या अब कुछ बचा है, तो अब क्या बचा है दीप? 2 तरीके से अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में देखेंगे किसी भी स्टॉक या सेक्टर को, तो हर स्टॉक हर सेक्टर चला हुआ है, लाइफ टाइम हाई पर ना चला हो ऐसा होता नहीं है। लेकिन रिलेटिव टर्म में आप देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि अगर एक स्टॉक कोई एफएमसीजी का 40, 50, 60 के पी मल्टीपल पर है और दूसरा कोई स्टॉक कमोडिटी वाला है वो 5 या 7 के पी मल्टीपल पर है, तो मुझे पैसा कहां लगाना है? देखिए एक तो तरीका सिंपल है कि आपको सब महंगा लगे और आप कैश में बैठ जाएं, वो तो फिर मतलब बहुत आसान काम है, उसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना कि भाई मैं कैश में बैठा हूं, ठीक है पड़ा है। लेकिन जब मजे की बात तब है कि जब आप इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करने के बाद बाजार को आउट परफॉर्म, उनसे बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करें, तो ऐसी सिचुएशन में आपको सेक्टोरल रोटेशन करना ही पड़ेगा। ये न सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है बल्कि पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी जरूरी है। फर्ज करें कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5 दिन से बैंक निफ्टी ट्रेड किया है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वही 200-300 पॉइंट ऊपर, 200-300 पॉइंट नीचे फंसा हुआ है, पैसा ही नहीं बनेगा आपका। निफ्टी में फिर भी बन गया। सेम इसी तरह से अगर सपोज कोई स्टॉक आपने ऐसा ले लिया जो अटका हुआ है या कोई सेक्टर अटका हुआ है, तो आपका पैसा बनेगा नहीं। तो ये जो मार्केट है यहां पर सेक्टोरल रोटेशन और स्टॉक का रोटेशन बहुत जरूरी है अनडाउटेडली। अब मैं खुद भी इस बात को फील कर रहा हूं कि एसआईपी स्टॉक्स में अच्छी क्वालिटी के सस्ते स्टॉक ढूंढ पाना हमारे लिए मुश्किल काम होता दिख रहा है, आसान नहीं है। और अब इनफैक्ट डीपीओ पिछले 4-5 दिनों में जो स्टॉक सामने आए हैं वो हमारे लिए भी बड़े सरप्राइजिंग थे कि अरे ये स्टॉक कैसे छूट गया। क्योंकि जब आप और गहरे में जाके गोता लगाते हैं और ढूंढ कर निकालने की कोशिश करते हैं तो मोती अच्छे निकल कर आते हैं। तो यहाँ ऊपर वाले जो आसान वाले थे हमको मिल गए, अब नीचे वाले में ढूंढना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जो मिल रहा है वो बड़ा क्वालिटी स्टॉक मिल रहा है। ये भी इंटरेस्टिंग चीज है कि ढूंढना आसान है। अब आप 25 स्टॉक स्कैन करोगे तो मुश्किल से 1 या 2 आपके रडार पे आएंगे जो रिकमेंड करने के लायक है, लेकिन जो आते हैं बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं। तो अब वो लो हैंगिंग फ्रूट्स, आसानी से मिल जाने वाले शेयर, उनका जमाना तो चला गया। अब थोड़ा मुश्किल वाला जमाना है, बस उस पर ट्रेड करना है आपको, उस पर इन्वेस्ट करना है। जी दीप। बिल्कुल सर, तो बट बढ़िया स्टॉक्स लेकर आते हैं सर। आप भी काफ़ी सारी रिकमेंडेशन देख रहे हैं। एसआईपी स्टॉक्स में जो परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों की रही है दमदार रही है, और रोज आपके लिए कुछ बेहतरीन आइडियाज हमारे एक्सपर्ट्स भी देते हैं। तो मार्केट में एक्शन भरपूर है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी है, इंडेक्स पर भी एक्शन है। आइए सर फिर आज की रणनीति बताएं, किस तरह के संकेत देख रहे हैं आज के लिए? दीप देखिए, ऑनेस्टली बोलूं मैं आपको कि आप जो कह रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, मैं इसको, आप जो बोल रहे हैं परफॉर्मेंस अच्छी रही वहां तक ठीक है। जो ये हमारी लगाई है आपकी लगाई है, इसकी बजाय इस शब्द को हटाकर मार्केट रख दीजिए वहां पर। मार्केट की अच्छी रही है। देखिए जो स्टॉक मिनटों में, सेकंड्स में 20% के सर्किट पर चले जाते हैं, यही खराब मार्केट में आप चिल्ला चिल्ला के थक जाएंगे, 2% नहीं हिलेंगे। हमने वो जमाना भी देखा है, करेक्ट। जब आप कितना भी बोल दें स्टॉक नहीं हिलेगा, और इसमें कोई गलतफहमी हमें होनी ही नहीं चाहिए। ये बाजार ही ऐसा है कि मतलब, और इसमें कई बार ऐसा होता है कि इस बाजार में बहुत ज्यादा आपको समझदारी की जरूरत नहीं होती। हल्के से कॉमन सेंस से अगर आप स्टॉक पिक करेंगे
या थोड़ा सा आप थीम को प्रॉपर पकड़ कर करेंगे तो आपके स्टॉक भी चल जाएंगे। लेकिन इसके साथ एक चीज जो हमें समझनी चाहिए और जो मैं समझता हूं और मैं मानता हूं कि इसमें हमारी कलाकारी नहीं है, और नहीं हमें यह गलतफहमी होनी चाहिए कि हमारे बोलने से, हमारे रिसर्च करने से या हमारे कहने से स्टॉक भाग रहे हैं। ये बाजार की ताकत है, बाजार का मूड है, बाजार में पार्टिसिपेट करने वालों का मन है कि उन्हें खरीदना है, एग्रेसिवली खरीदना है, जरूरत से ज्यादा खरीदना है। बाकी किसी की ताकत नहीं है दीप कि कोई ठीक है, मतलब वो कहते हैं ना कि कुछ लोग मतलब बहुत सारे लोग कुछ समय के लिए किसी स्टॉक को चला सकते हैं, और वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, और कुछ लोग मिलके एक आध स्टॉक को लंबे समय के लिए चला सकते हैं, लेकिन सारे लोग मिलकर सारे स्टॉक्स को पूरा चला पाए ऐसी ताकत किसी की भी नहीं है। ये ताकत सिर्फ मार्केट की है। मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड। यही देख लीजिएगा 5, 7, 10 दिन में जिस दिन करेक्शन आएगा, इन सारे शेयरों को कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये सारे चाहे एसआईपी वाले हो, 2000 हो, 5000 हो, जो हो, जैसा हो, सारे किसी भी तरह के स्टॉक हो, ये सब 10-10, 15% नीचे आपको मिलेंगे, और तब किसी को नहीं लेना होगा। 15% ऊपर सब लेते हैं, 15% नीचे किसी को नहीं लेना। इसीलिए इन्वेस्टमेंट में आपके लिए डिसिप्लिन होना जरूरी है। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक की लिस्ट आपके हाथ में, बस अब आपको ये करना है अच्छे एक दिन का इंतजार। अच्छे दिन से मतलब ये कि जिस दिन आपको अच्छे करेक्शन में ये शेयर मिले तब खरीदिए। हड़बड़ी और जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। आइए आज के संकेत दे दूं। ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर रखे, और एफआईज के संकेत न्यूट्रल हैं, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल, सेंटिमेंट और ट्रेंड जिसके दम पर आप हर रोज लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं दीप, वो पॉजिटिव साइड पर। जी ओके, तो ये है आपके लिए आज के संकेत। न्यूट्रल से पॉजिटिव ही आपको ट्रेंड लग रहा है। बड़े लेवल्स, बड़ी रेंज क्या निकल कर आ रही है सर बाजार के लिए? 15,675, 15,700 दिन के लिए तुरंत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपर की तरफ और उसके नीचे वैसे जाएंगे नहीं, संभावना कम है, लेकिन फिर भी 15,575, 15,625 स्ट्रॉन्ग बाय जो है इस रेंज में आए तो आपको लॉन्ग भी करना चाहिए और शॉर्ट भी काटनी चाहिए, और निश्चित तौर पर करनी चाहिए, डरिएगा मत। ऊपर में 15,775, 15,825 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज, उसके ऊपर निकले तो 15,875, 15,900 फुल स्टॉप आज के लिए काफी। बैंक निफ्टी 35,175, 35,250 छोटी रेंज, 34,925, 35,075 दिन की अगली सपोर्ट जोन है, जहां पर शॉर्ट भी काटें और खरीदारी भी करें। 34,900 के नीचे आपको कमजोरी का पहला और अच्छा संकेत आता हुआ दिखेगा। जब तक 34,900 के ऊपर है तब तक आपको डरने घबराने की जरूरत बैंक निफ्टी में है नहीं। आइए अब बैंक निफ्टी की ऊपरी रेंज 35,650, 35,725 हल्की फुल्की रुकावट का लेवल, उसके ऊपर 35,800 से लेकर 35,900। फिलहाल बड़ी रेंज जो बैंक निफ्टी में दिख रही दीप वो है 35,000 से 36,000 की। आप इस रेंज में समझ सकते हैं। 100 पॉइंट दोनों तरफ गिन लें, अगर बाहर निकले तो 34,900 के नीचे खराब, 36,100 के ऊपर बहुत अच्छे। अदरवाइज ये 100 पॉइंट की रेंज में आपको फुटबॉल खेलनी है, यही रेंज रहने वाली है बैंक निफ्टी की। अब आइए दिन की रेंज आपके सामने रख दूं। 15,675, 15,800 दिन की छोटी रेंज, 15,625, 15,850 दिन की मीडियम रेंज, 15,575, 15,900 दिन की बड़ी रेंज, इस पर करिए फोकस। बैंक निफ्टी 35,300, 35,650 दिन की छोटी रेंज, 35,175, 35,725 दिन की मीडियम रेंज, 35,075 से 35,800 दिन की बड़ी रेंज। बड़ी रेंज एक्सटेंड होकर 34,900 तक जाती है। फिलहाल 35,075 आपके लिए काफी है इन संकेतों को देखते हुए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये तो रहे बड़े लेवल्स और रेंज जहां पर रखनी है नजर। एफआईएस की पोजीशनिंग, पीसीआर क्या संकेत दे रहे हैं सर? 2% बढ़ी है, कोई खास फर्क नहीं है। पीसीआर वही है 141 पे, कोई खास फर्क नहीं। विक्स भी 2% घटा, तो और ये सारे संकेत एकदम न्यूट्रल से हैं, न अच्छे न खराब। लॉन्ग पोजीशन आपकी है तो स्टॉप लॉस रिवाइज होकर थोड़ा ऊपर की तरफ आया है दीप। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कल का लो का स्टॉप लॉस होना चाहिए 15,675 का, ताकि आपकी रिस्क कम रहे, और क्लोजिंग बेसिस पर 15,575 का स्टॉप लॉस रखिए। ये आपके लिए निफ्टी पर स्टॉप लॉसेस है। बैंक निफ्टी पर 35,275 का इंट्राडे स्टॉप लॉस छोटा दिया है मैंने जानबूझ के, और 35,075 का क्लोजिंग बेसिस पर। अगर आपको वाकई में डीप और सेफ स्टॉप लॉस लगाना तो एक ही बनता है, और वो बनता है
34,900 का बैंक निफ्टी, जो कि यहाँ से 500 550 पॉइंट दूर है। इतना दूर का चाहिए नहीं, इसलिए मैंने आपको छोटे स्टॉप लॉस दिए। बाकी आपकी पोजीशन किस लेवल की है उस हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं। शॉर्ट पोजीशन वैसे तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन है तो सही, कहीं किसी न किसी की तो है, तभी लॉन्ग के सामने शॉर्ट भी है या शॉर्ट के सामने लॉन्ग भी है। 15,825 अब आखिरी स्टॉप लॉस आपका ये बनेगा डिसिप्लिन के तौर पर। इसके ऊपर निकले इंट्राडे में क्लोज होते दिखे 75 पॉइंट के रिस्क और रख लीजिए, यहां पर स्टॉप लॉस लगाइए। बैंक निफ्टी इंट्राडे का स्टॉप लॉस होगा आपके लिए 35,825 के पार निकलने पर ही आप अपनी शॉर्ट काटें। 300-400 पॉइंट के रिस्क और रख सकते हैं। और 35,650 अब तक की बेस्ट क्लोजिंग आपको मिली है 3 जून की। इसके ऊपर बैंक निफ्टी अगर आज बंद होता है तो फिर आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन से क्लोजिंग बेसिस पर निकल जाना चाहिए। तो ये है आपके लिए लेवल्स दीप। ओके, तो ये है आपके लिए लेवल्स। एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो इन लेवल्स पर नजर रखनी है। नई पोजीशंस के लिए क्या सलाह है सर? निफ्टी खरीदिए 15,575 और ज्यादा चाहिए तो 25 पॉइंट और नीचे का 15,550 का स्टॉप लॉस लगा लें। एकदम बुकिश स्टॉप लॉस 15,575 का आता है, ये स्टॉप लॉस लगाएं। खरीदे निफ्टी 15,800, 825, 875 और 900। ये 4 टारगेट के लिए आपको करनी है निफ्टी में खरीदारी। बेचना चाहते हैं, अब वो ट्रिकी है कि 15,800 के आसपास बेचें, 15,900 के आसपास बेचें, पता लगाना कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि ऊपर की रेंज में कुछ खास दिख नहीं रहा। लाइफ टाइम हाई पर हम है 15,800 पार करके अगर टिकेंगे तो फिर आपके लिए बेचने की रेंज जो दीप निकल कर आएगी वो 15,875, 15,925 है। वहां पर एक चांस लेना चाहिए और जरूर लेना चाहिए। बेचना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि 15,800 पहले एक हल्की रुकावट का लेवल है, देखते हैं वहां पर क्या होता है। लेकिन फिलहाल एक बार के लिए आप 15,875, 15,925 की रेंज को शॉर्ट लेवल मानकर चलें। और पहली बार मेरे डेटा एनालिसिस में कहीं लिखकर एक आंकड़ा आ रहा है, वो है 16,000 का। निफ्टी पर 16,000 का स्टॉप लॉस है आपका। 15,825, 15,775, 750, 700 और 675 ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए आपको करनी है बिक वाली निफ्टी में। ये निफ्टी के लेवल्स। अब आइए मैं आपको दीप हाथों हाथ बैंक निफ्टी भी दे ही देता हूं। चलिए खरीदिए बैंक निफ्टी। खरीदने के लिए अच्छी जगह जो है बैंक निफ्टी में वो है 35,075 से 35,175। ये रेंज मुझे ठीक लगती है, यहां पर खरीदेंगे तो सेफ है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है 34,900 का, ये स्ट्रिक्ट लगाना है। 34,900 के नीचे जाने पर थोड़ा सा रिस्क खुल जाती है, तो वहां पर स्टॉप लॉस लगाइए। 35,275, 350, 425, 525 और 650 ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए आपको इस रेंज में करनी है खरीदारी। अब दूसरा तरीका यह कि एग्रेसिव ट्रेडर्स आप हैं तो इस रेंज का इंतजार ना करें, सीधा 35,275 के स्टॉप लॉस के साथ खरीद लें। अगर इसके नीचे खुलता हुआ दिखे बैंक निफ्टी 35,275 के नीचे तो फिर ना खरीदें। ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 35,275 का। ऊपर की तरफ 35,525, 650, 725, 800 और 35,950 ये सारे टारगेट हैं जिसके लिए आपको करनी है बिक वाली माफ कीजिएगा खरीदारी एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर बैंक निफ्टी में। अब जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट में एक ही सवाल समस्या कि करे कहां पर। 15,525-50 पे ही कर दें या 15,650 पे करें, 725 पे करें, 800 पे करें या और इंतजार करें। अब ये मार्केट के मूड माहौल को आप मतलब उसी समय डिसीजन लेना पड़ेगा आपको रनिंग मार्केट में कि कहां शॉर्ट करना है। अभी जो रेंज मुझे दिख रही है जहां सेफ है आप शॉर्ट करने के लिहाज से वो 35,700 से 35,800 की रेंज है, यहां पर बेचिएगा। 36,000 का स्टॉप लॉस होगा आपका। 35,550, 425, 35,375, 35,300 और 35,200 ये सारे लेवल्स के लिए आपको करनी है बिक वाली। 35,650 से मूड बनाना शुरू करें बेचने का। 700-800 की रेंज में चांस लें बेचने का जरूर। जी दी। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी किस तरह से बनानी है पोजीशंस। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों तरफ के मौके आपको इंडेक्स जरूर देगा। बैन लिस्ट अपडेट सर, कोई बदलाव नहीं हुआ है। कल 4 स्टॉक्स थे बैन में, बने हुए हैं पीएनबी, सन टीवी, सेल और साथ ही इंडिया बुल्स हाउसिंग। फंड का डेटा भी समझाएं सर। कल थोड़ा ब्लॉक डील का भी एक्शन था पर एफआईएस की तरफ से इवेंचुअली कैश में सेल फिगर आते हुए दिखा है, हालांकि इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने खरीदारी करी है। 186 करोड़ की छोटी बिक वाली का आंकड़ा है। बात वही है दीप, कोई मतलब एफआईएस का खरीदने का मन नहीं है। लेकिन वही है ना कि आप मार्केट में कब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कहीं तो आपको थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा। तो वो थोड़ा बहुत अनमने से होकर ले रहे हैं कि भाई ठीक है
लेना है ले लो, थोड़ा बहुत ले लो, बट अदरवाइज एक्चुअली देखा जाए तो हायर लेवल पर बहुत कन्विक्शन से उनकी खरीदारी हो नहीं रही है। 515 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स में जरूर खरीदारी हुई, तो उसमें शॉर्ट कवरिंग ज्यादा है, लॉन्ग पोजीशन कम है, तो शॉर्ट ही काट रहे हैं। 750 करोड़ के स्टॉक्स और बेच डाले, तो स्टॉक्स में नेट करीबन 900,000 करोड़ की बिकवाली है, जो कि थोड़ा बड़ा आंकड़ा है, और इसीलिए मैंने एफआईएस के डेटा नेगेटिव साइड पर रखे हैं थोड़े से आज के सेशन में। घरेलू फंड ने 1000 करोड़ की खरीदारी की है, लेकिन इस खरीदारी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन डीप टीवीएस मोटर्स की डील का है, क्योंकि बिरला, एसबीआई, ये सारे फंड्स हैं एचडीएफसी जिन्होंने खरीदारी की है ब्लॉक डील में, तो और 1200 करोड़ की ब्लॉक डील थी, जिसमें सुंदरम क्लैटन ने टीवीएस मोटर्स में अपनी 2% से ज्यादा स्टेक बेची थी, तो वो बल्क डील की वजह से ज्यादा आंकड़े हैं। तो इनके आंकड़े भी ठीक है, पॉजिटिव रख लीजिए, बट ज्यादा आंकड़ों में कुछ पढ़ने जैसा और पढ़ने जैसा दोनों ही नहीं है। अब आइए वायदा कारोबार में 15,700 मेक और ब्रेक है। दीप एक चीज समझ लीजिए, हम 15,750 पे बंद हुए, तो 15,700 के नीचे से ही कमजोरी गिननी है। 50 पॉइंट नीचे आ जाए तब तक डरना घबराना नहीं है। तो मेरा ये समझना है दिन के लिए 15,675 15,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, आसानी से टूटेगा नहीं। तो 15,675 के नीचे से आप सोचिए कि हम कमजोर होना शुरू हो रहे हैं, नहीं तो इस 25 पॉइंट की रेंज में आपके लिए पहला मौका खरीदारी का बनता है। फर्स्ट सपोर्ट रेंज निफ्टी की 15,675 15,700, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं 15,700 के पुट पे 31 लाख शेयर हैं और 15,700 के कॉल्स पर 25 लाख शेयर हैं ये, और जिसमें से 13 लाख शेयर पुट में कल ही जुड़े, तो ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपर 15,800 पर हल्की फुल्की रुकावट है, 28 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो ब्रॉडली आपकी रेंज 15,700 15,800 की रहनी चाहिए, और 25-25 पॉइंट दोनों गिन लें, 15,675 15,825 हो सकता है दिन भर निफ्टी आज इसी रेंज में काम करके खत्म कर ले अपना पूरा दिन, ये संभावना दिखती है। अब आइए बैंक निफ्टी, अभी भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर दोनों में है, पुट और कॉल में, और वो है 35,500। ऐसा लेवल बना हुआ है 35,500, दोनों जोर लगा रहे हैं और हो नहीं पा रहा। कल पूरा दिन देखिए आप बैंक निफ्टी 35,500 के आसपास अटका रहा लगातार, ऊपर जाए नीचे, 50-75 ऊपर, 25-50 नीचे, वही दिन भर टाइम पास करते करते खत्म हो गया वहीं 35,500 से थोड़ा सा नीचे। तो अब 35,500 के पुट पर 14 लाख शेयर है, कॉल्स में 20 लाख शेयर है, और यही रस्साकशी का लेवल है। तो मेरा ये समझना है 35,350 नीचे की तरफ और 35,650 ऊपर की तरफ, ये 300 या तो ये 150 पॉइंट इधर गिन लो, 150 पॉइंट उधर गिन लो, बैंक निफ्टी इसी रेंज में वक्त बिता देगा, 35,300 से 35,650 जो भी गिन लो आप। तो बेसिकली डेटा ये बता रहे रेंज बाउंड ट्रेड है, और बड़ी रेंज जो है बैंक निफ्टी की वो 35,000 से 36,000 की रेंज की निकल कर आती है। जी दीप। ओके तो ये है आपके लिए क्लियर लेवल्स जो निकल कर आ रहे हैं, बड़ी रेंज भी अनिल जी ने आपको दे दी है। देखते हैं आज एक बार फिर से नए रिकॉर्ड की तरफ बाजार मूव करते हैं कि नहीं। थोड़ा ग्लोबल बाजार सुस्त होते हुए देखें इस समय, कोई ऐसी बड़ी मूव नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी हल्की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है 20 पॉइंट्स नीचे, डाउ फ्यूचर्स फिलहाल 40 पॉइंट्स नीचे दिख रहे हैं। पर एज ऑलवेज ढेरों स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रहने वाले हैं, तो आइए उन पर पहले नजर डाल लेते हैं। कुशल, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ पोस्ट मार्केट नंबर्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले कैश स्पेस से काफी सारे नंबर्स आज भी आने वाले हैं, जहां पर सबसे पहले इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये हमने आपको नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, मैं भी बताया था, तो यहां पर फोकस रखिए। इसके अलावा हेस्टर बायो, सुवेन फार्मा, प्रेस्टीज स्टेट्स, वंडरला हॉलीडेज जैसे स्टॉक्स पर आपको अपना फोकस बनाकर रखना है। साथ ही रेलीगेयर एंटरप्राइजेज, यहां पर पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है। इसके अलावा पोस्ट मार्केट नंबर्स भी काफी सारे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहला है जुबिलेंट इंग्रेविया, ये भी हमने आपको नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे मैं बताया था, और नंबर्स काफी शानदार आते हुए दिखे हैं। आप देखिए आय में हमारा अनुमान 1010 करोड़ था, उसके मुकाबले करीब 1080 करोड़ की आय कंपनी ने दर्ज किया है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स 18.1% के अनुमान के मुकाबले 18.8% पर आती हुई दिखी है, और मुनाफे में भी 98% का उछाल हमें देखने को मिला है, और 95 करोड़ पर यह भी आंकड़ा पहुंचता हुआ दिखा है। साथ ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहां से ये बैंक जो है घाटे से मुनाफे में आता हुआ दिखा है। इनफैक्ट पिछले साल 7,157 करोड़ का घाटा था, और इस बारी 1,330 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है। पर जो एनआईए है, जो ब्याज से आए हैं, वहां पर 9.5% की गिरावट आती हुई दिखी है, और साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप एसेट क्वालिटी देखेंगे तो उसमें भी गिरावट हुई है, जिसमें 13.49% से बढ़कर 13.74% पर जीएनपीए आते हुए दिखे हैं। साथ ही 7800 करोड़ के जो अकाउंट है वो एनएआरसीएल में ट्रांसफर होंगे, ऐसा यूनियन बैंक ने कहा है, और एनएआरसीएल में यूनियन बैंक का करीब 9% हिस्सा है। इसके अलावा बेक्टर फूड्स नंबर्स यहां पर अच्छे रहे हैं, मार्जिन 13% पर स्थिर है। साथ ही कंपनी के मुनाफे में
44% के उछाल के साथ 12.7 करोड़ पर यह आंकड़ा आता हुआ दिखा है। 2.4 रुपीज पर शेयर का फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। और अंत में न्यू इंडिया एश्योरेंस नंबर्स यहां पर भी अच्छे आए हैं। जो ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न है उसमें 11% की बढ़त रही है। साथ ही कंपनी का मुनाफा आप देखिए ऑलमोस्ट 2 गुना बढ़ता हुआ दिखा है, 126 करोड़ से बढ़कर 241 करोड़ पर आया है। और कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो भी अब बढ़कर 14.33% हो गया है। तो नंबर्स के लिहाज से न्यू इंडिया एश्योरेंस के बेहतरीन साइड पर नंबर्स आए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे, और जो हम बात भी कर रहे थे नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में, दमदार एक्शन आपको उन सभी स्टॉक्स में आते हुए दिखा है। तो आज स्पेशली नजर रखनी पड़ेगी जुबिलेंट इंग्रेविया पर। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले नतीजों में आप देखिए फेयरकेम ऑर्गेनिक्स, यहाँ पे भी जो नंबर्स आते हुए दिखे काफी मजबूत हैं। जो आय है वो करीब 80% बढ़ते हुए दिखे है। कामकाजी मुनाफे में 57% तक का जंप देखने मिला है। और मार्जिन आप देखिए 20% से कम होते हुए दिखे हैं, 17% के आसपास, लेकिन मुनाफा 68% का जंप इस बार हमें देखने मिला है। डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे भी नंबर्स थोड़े से मिले जुले हैं, क्योंकि आप देखिए जो कामकाजी मुनाफा है उसमें 20% तक की बढ़त है। आय भी 17% तक बढ़ती हुई दिखी है। लेकिन आप देखिए जो इस बार घाटा आता हुआ दिखा है कंपनी को, वो करीब 8 करोड़ का आया है, क्योंकि जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में कंपनी ने जिस तरह से उन्होंने रिपोर्ट किए नंबर्स, इसके चलते हम देख रहे हैं घाटा होता हुआ दिखा है कंपनी को करीब 7.25 करोड़ का। पिछले साल कंपनी को 16 करोड़ का मुनाफा होता हुआ दिखा था। साथ ही सीमेक, यहाँ पे भी कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं, जहाँ पे आय एकदम फ्लैट है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 12% तक कम होते हुए दिखे हैं। मार्जिन आप देखिए 31% पे आते हुए दिखे, और जो मुनाफा है वो भी 22% तक कम होते हुए दिखे हैं। स्टैंड लोन बेसिस पर भी आप नंबर्स देखिए कमजोर आते हुए दिखे हैं। जो मुनाफा है 9% कम हुआ है, और जो आय है वो भी 4% तक कम होती हुई दिखी है। इन ऑल नंबर्स थोड़े से कमजोर हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इसके लिए खबर आती हुई दिखी है। कल शाम कंपनी ने QIP खोलने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी को फ्लो प्राइस जो है वो कल के क्लोजिंग से करीब 4.25% के डिस्काउंट पर तय की गई है, 1433 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर। साथ ही कंपनी का ये भी कहना था कि इक्विटी शेयर्स और साथ ही वारंट्स के जरिए कंपनी करीब 500 करोड़ रुपए जुटाएगी, जहां पे फ्लो प्राइस जो है 1440 रुपीज प्रति शेयर पर तय की गई है। तो इस पर भी आपको नजर रखनी होगी। और साथ ही अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट, जहां पे कंपनी ने भव्य सीमेंट लिमिटेड में करीब 607 करोड़ में 85% हिस्सेदारी खरीदी है। तो इसके चलते ये स्टॉक पर भी आज नजर रखें। बिल्कुल, तो नजर रखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कल एक्शन में भी था, और QIP लॉन्च हुए, साथ ही फंड रेजिंग भी करेगी वारंट्स के जरिए। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं आप कौन सी खबरें और बल्क डील एक्शन लेकर आई हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थकेयर, मैक्स हेल्थकेयर पर फोकस रखना होगा। 21 जून से वैक्सीन पॉलिसी में बदलाव होंगे। निजी अस्पताल वैक्सीन लगाने के लिए अधिकतम 150 रुपए प्रति डोज की सर्विस फीस लगा पाएंगी, और निजी अस्पताल 25% वैक्सीन खरीद पाएंगी। तो ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इसके चलते इन तमाम शेयरों पर फोकस रखना होगा। जिंदाल स्टील एंड पावर, स्टील का उत्पादन 31% बढ़कर 13,71,000 टन पहुंचा है, और ये 10,44,000 टन से बढ़कर 13,71,000 टन पर पहुंचा है। अप्रैल में उत्पादन 6.81 लाख टन यानी कि 6,81,000 टन रहा। वहीं मई में आपको बता दें 6,90,000 टन ये उत्पादन रहा। दरअसल 8 से लेकर 8.5 मिलियन टन का लक्ष्य हासिल करने का भरोसा था, और स्टील की बिक्री में 7% की बढ़त देखने को मिली है। स्टील की बिक्री 10,58,000 टन पर रही है। सूर्या रोशनी पर फोकस रखिए। कंपनी को इंद्रधनुष गैस ग्रिड से 170 करोड़ का ऑर्डर मिला है। दरअसल सी ग्रिड पाइपलाइन के प्रोजेक्ट के लिए F कोटेड लाइन पाइप्स के लिए ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेंडिंग के चलते फोकस में रहेंगे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और इंडिया बुल्स कमर्शियल क्रेडिट ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक को लेंडिंग पार्टनरशिप अग्रीमेंट किया है। कंपनी कॉम्पिटिटिव रेट्स पर लोन देने के लिए ये पार्टनरशिप अग्रीमेंट किया गया है, जिसके चलते इंडिया बुल्स हाउसिंग और साथ ही सेंट्रल बैंक पर नजर रखनी होगी। और बल्क डील्स है मेरे पास। टीवीएस मोटर में सुंदरम क्लेटन ने 2 करोड़ 44 लाख शेयर 617 रुपए 25 पैसे प्रति शेयर के दाम पर बेचे हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 40 लाख शेयर्स खरीदे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने करीब 97 लाख शेयर्स खरीदे हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ ने करीब 97 लाख शेयर्स खरीदे हैं। पीएनबी पारिबा ने करीब 16 लाख शेयर्स खरीदे हैं। वहीं कुवैत इन्वेस्ट अथॉरिटी ने 9 लाख शेयर्स की खरीदारी टीवीएस मोटर्स में की है। इनसाइडर ट्रेड एशियन ग्रेनिटो इंडिया में है। प्रमोटर ने करीब 6,70,000 शेयर्स
3 से 4 जून के बीच बेचे हैं, जिसके चलते फोकस में रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स और साथ ही बड़ी डील एक्शन जहां पर रखनी है नजर। आइए देखते हैं आज ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, किधर है फोकस आज फॉरेन ब्रोकरेजेस का? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस यहाँ पर नजर डालते हैं। यहाँ पर क्योंकि पूंजी जुटा रही है एनबीएफसी, इसके चलते इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 2000 रुपए का लक्ष्य दिया है। 1487 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि इससे जो है इनके फंड एक्सेस में थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप देखें तो जो जेफरीज हैं इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को अभी भी बरकरार रखा है। स्टॉक पर अभी लंबे समय से बेरिश है, 1130 रुपए का लक्ष्य दिया है। 1487 जो है क्लोजिंग है कल की। हालांकि ये मान रहे कि इससे अगर आप देखें तो क्योंकि ये इक्विटी डायल्यूशन होगा उसके चलते जो इनकी ईपीएसएस में थोड़ी सी बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। पीएनबी पर नजर रखिएगा, सीएलएसए की रिपोर्ट है। नतीजों के बाद यहाँ पर रेटिंग को बढ़ा दिया गया, रेटिंग अपग्रेड कर दिया है और जो लक्ष्य है उन्होंने लक्ष्य 22 रुपए से बढ़ाकर 47 रुपए कर दिया और कह रहे हैं कि बैंक के पास जो है ग्रोथ के लिए पर्याप्त पूंजी है और आगे जाकर जो प्रॉफिटेबिलिटी है इसमें भी एक बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा। इंडिगो पर रिपोर्ट्स आई हैं, परफेक्ट बुल वर्सेस बेयर वाला केस हो रहा है क्योंकि क्रेडिट स्विस जो है ये आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें 2100 रुपए के लक्ष्य के लिए। कहने की जो इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है इससे इस कंपनी को फायदा है और आगे जाके स्ट्रक्चरल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है और कैश फ्लोज में भी सुधार देखने को मिलेगा, जिसके चलते इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। वहीं सिटी अगर आप देखें तो स्टॉक पर बेरिश है, इन्होंने बिकवाली की राय दी और टारगेट काटा है। इन्होंने टारगेट 1550 रुपए से काटकर 1330 रुपए कर दिया और इनके नतीजे जो है कमजोर देखने को मिले हैं और आगे जाकर जो कैश बर्न है इसमें भी अगर आप तिमाही दर तिमाही का ट्रेंड देखें तो नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। अंत में एमआरएफ यहाँ पर भी नजर रखिएगा। नतीजों के बाद मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर अभी न्यूट्रल की राय दे रहा है। लक्ष्य काटा इन्होंने 1 लाख रुपए से घटाकर 90,000 रुपए कर दिया और कह रहे कि मार्जिन में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली क्योंकि कमोडिटी कॉस्ट प्रेशर था और पीयर्स के मुकाबले अगर आप देखें तो प्रदर्शन जो है इनका काफी कमजोर देखने को मिला, जिसके चलते इन्होंने रेटिंग घटाई है और टारगेट प्राइस भी कट किया है। तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जहां पर अब आपके लिए एक्शन दिखेगा। 1 लाख से 90,000 यानी कि 1 लाख को पार करने में लगेगा वक्त एमआरएफ को अब भी। आइए वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का और लेते हैं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग आप सबको, करिए शुरुआत सुमित जी अपने पिक ऑफ द डे के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। पावर स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्डअप हो रखा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आरईसी यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। कल का क्लोजिंग है 153 के आसपास, 152-153 के आसपास आरईसी में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट किया जा सकता है। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 148 का और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं आरईसी के अंदर वो 158 से 160 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो आरईसी के अंदर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा 158 से 160 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यहां पर आरईसी में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई थी। आपने नोटिस किया होगा जैसे अभी मैंने आप सबका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद मैंने सोचा कि सुमित जी से शुरुआत करनी है, ऐसे देखने लगा, फिर मुझे पता नहीं चला सुमित जी किधर है। वो मैं इधर देखूं उधर देखूं ऐसा हो गया। सुमित जी और हिमांशु जी को देखिए ऐसा लगा कुंभ के मेले में बिछड़े थे आज आके वापस मिले। बिल्कुल एग्जैक्टली, दूर से देखोगे शक्ल भी सेम मिल रही है, शर्ट की कलर भी सेम है, टाई का कलर भी सेम है। एक साथ शॉपिंग की आपने? अच्छा, बहुत नजदीक से देखने में थोड़ा थोड़ा फर्क नजर आ रहा है, बाकी दूर से बिल्कुल सेम टू सेम लग रहे। मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा कौन से वाले सुमित जी, लेफ्ट वाले या राइट वाले। फाइनली सुमित जी ने खुद अपने आप को पहचान के अपने नाम के हिसाब से उन्होंने बोलना शुरू किया। अब हिमांशु जी आप बोलिए। गुड मॉर्निंग, आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी देखिए, मैं सुमित जी से सहमत हूं। यहाँ पर मेरा भी ऐसा मानना है कि पावर स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर पहला स्टॉक पिक ऑफ द डे F&O सेगमेंट से जो मुझे पसंद है वो है NTPC। स्टॉक कल एक अपना क्रूशल हर्डल 115 रुपए का जहाँ की अच्छा सप्लाई जोन था उसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आगे भी खरीदारी देखने को मिलेगी। तो NTPC यहाँ पर पहला पिक है अनिल जी एज अ पिक ऑफ द डे मेरी तरफ से।
122 और 125 रुपए तक के 2 टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और 113 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया जा सकता है। अनिल जी, एक दूसरा पिक ऑफ द डे है कैश सेगमेंट से और स्टॉक का नाम है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन। यहाँ पर भी अनिल जी कल हमने देखा कि स्टॉक एक वीकली चार्ट की कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट देकर बंद हुआ है और मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से स्टॉक पोजीशनड है आज के सेशन में यहाँ पर अच्छे गेन्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक अपने 200 वीक की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देने में भी कामयाब रहा है। तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में खरीदारी की राय है अनिल जी। 428 रुपए के आसपास का कल का क्लोज है। 450 460 के 2 टारगेट्स के लिए 416 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके ड्रेजिंग कॉर्प दूसरा पिक ऑफ द डे। ओके, तो ये है दोनों स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर क्या हालचाल है आपके? सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी हालचाल एकदम बढ़िया है और अनिल जी आपने आज वो स्कूल कॉलेज के दिनों की याद करा दी अनिल जी, जब प्रकाश मेहरा की अनिल जी पिछले मूवीज आती थी और मूवी का थीम होता था 2 भाई कुंभ के मेले में बिछड़ गए, एक बना पुलिस इंस्पेक्टर और एक बना अनिल जी चोर डाकू। और यहाँ अनिल जी दोनों भाई जो अनिल जी जी बिजनेस के पैनलिस्ट पर हैं, तो अनिल जी ये है 2021 अनिल जी, तो समय बदल गया है, दोनों एक जगह अनिल जी एक ही काम कर रहे हैं बिछड़े भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कौन सी आई थी वो दीवार? और अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे है दोनों भाई अलग अलग। जी 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 बताएं बताएं अनिल जी। अनिल जी तूफान भी थी, अमिताभ बच्चन के साथ ही ज्यादातर मूवीज बनाई है प्रकाश मेहरा जी ने। और अनिल जी पिक ऑफ द डे मेरा है गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कॉर्पोरेशन। इस पे खरीदारी की राय है 81 रुपए, 81 रुपीज का स्टॉप लॉस है, 89 रुपीज से लेकर 90 रुपीज के टारगेट के लिए गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कॉर्पोरेशन है पिक ऑफ द डे। GIPCL ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय पिक ऑफ द डे। उस जमाने में प्रकाश मेहरा के साथ मनमोहन देसाई और सुभाष घई 3 बड़े वो होते थे। सुभाष घई थोड़ा बाद में आए। प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई मतलब अगर प्रोड्यूसर है तो इसका मतलब फिल्म सुपरहिट है। वैसा सुहाग भी आई थी, ऋषि कपूर और दोनों थे, जहां पे इसी तरह वाला मामला था। आइए सेम वैसे ही मामला आपका और कुणाल जी का भी है। तो कुणाल जी बताइए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी खरीदारी की राय है और खरीदना है M&M फाइनेंस को, और उसकी वजह यह है कि यहां पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, ब्रेकआउट आता हुआ हमने कल के ट्रेड में देखा। तो M&M फाइनेंस खरीद करके जाएं। स्टॉप लॉस रखना है 166 रुपए पर, 166 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 180 रुपए का, 180 का, दूसरा टारगेट 185 रुपए का। M&M फाइनेंस में खरीदारी कराएं। ओके, तो यहां पर खरीदारी करने की राय M&M फाइनेंस पे। सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ है। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर आप क्या खरीदेंगे? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु और सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। आज जो स्टॉक लेंगे वो है ग्रासिम। ग्रासिम फ्लैगशिप कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप की, और ग्रासिम पे खरीदारी की राय है। ये होल्डिंग कंपनी भी है आदित्य बिरला ग्रुप की, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये लोग लीडिंग प्लेयर बन चुके हैं VSF के, विस्कोस फाइबर स्टेपल के, वर्ल्ड में आज 10% इंडिया एक्सपोर्ट करता है, डिमांड को पूरा करता है वर्ल्ड के VSF को, जिसमें से ग्रासिम भारत का सबसे बड़ा है। कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन, बहुत कुछ बनाता है। मुझे लगता है कि सबसे अहम मुद्दा जो ग्रासिम पे दिखना चाहिए वो है कर्ज का जो रिडक्शन किया है, डेट रिडक्शन। कंसोलिडेटेड बेसिस में इन्होंने करीबन 58% का डेट रिडक्शन किया और स्टैंड अलोन बेसिस में 70% का। बहुत बड़ी बात है। ग्रासिम बहुत अच्छा कर सकता है यहाँ पे। हालांकि हमारा टारगेट तो 1 साल का पर्सपेक्टिव है 1781, पर ग्रासिम बहुत दमदार परफॉर्मेंस दे सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए ग्रासिम पर खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ जी की तरफ से। किरण जी भी आ चुके हैं। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका क्या इरादा है खरीदारी करने का? अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, दीप मॉर्निंग। मेरा भी बाय करने का सलाह होगी डाबर पे एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो चुका है पिछले 1.5 महीने में, और ये स्टॉक अभी निकलने के लिए तैयार है। आज के लिए आपका स्टॉप लॉस रहेगा 545 का, टारगेट्स 560 562 के देखने को मिलेंगे। पर अगर पोजिशनली देखा जाए तो आपको स्टॉप लॉस 541 का रखना चाहिए और टारगेट्स 575 577 के देखने को मिल जाने चाहिए।
ओके, तो ये है आपके लिए डाबर पर खरीदारी की राय, मोमेंटम में आपको आते हुए दिख रहा है। कल डेज हाई पर क्लोज हुआ, एब्सोल्यूट गेन ज्यादा नहीं थी, बट डेफिनेटली कल आपने मोमेंटम इस पर बनते हुए देखा। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर डालनी है नजर। जुबिलेंट इंग्रेविया, सुमित जी जरा इसके चार्ट्स देखकर बताएं कैसा व्यू बनना चाहिए। नतीजे तो दमदार आते हुए देखे, जो हमने नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे मैं बताया था, उससे भी थोड़े अच्छे ही रहे नतीजे। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? चार्ट्स भी मजबूत है दीपांशु, चार्ट्स के अंदर भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्डअप हो रखा है। पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक वैसे भी एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम में है, तो स्टॉक यहाँ से और ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है 600 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो 650 से 750 तक के लेवल स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो जुबिलेंट इंग्रेविया के अंदर पोजीशन होल्ड करके चले और 600 के बाद इसमें फ्रेश बाय और बनेगा। बिल्कुल, तो फ्रेश बाइंग के भी आपको संकेत आते हुए दिख सकते हैं। 3% ऊपर बंद हुआ था, नतीजे भी आए हैं दमदार। न्यू इंडिया एश्योरेंस, बंसल जी जरा इस पर भी राय दें। पिछले महीने भी आपने स्टॉक के बारे में बात करी थी, अच्छे नतीजे आते हुए दिखे ओवरऑल बेसिस पर, मुनाफे में भी अच्छी बढ़त रही है। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? दीपांशु, चार्ट्स काफी पॉजिटिव हैं। इनफैक्ट नीचे में एक बड़ा रिवर्सल चार्ट पे बना हुआ है। इसको मैंने और कुणाल जी ने 2-3 बार इसको रिकमेंड करा है। स्टॉक को 174 के अराउंड चल रहा है और यहाँ पर अगर आप डेली वीकली सारे चार्ट्स देखें तो काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। ये इस स्टॉक का स्ट्रक्चर ये बोलता है कि 198-200 के शॉर्ट टर्म टारगेट हैं, तो जिन्होंने ले रखा है दीपांशु क्लियरली होल्ड करें। हल्की सी भी करेक्शन आए तो लेना चाहिए। 170 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, तो 170 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और होल्ड करना है, कोई परेशानी नहीं है जहां तक न्यू इंडिया एश्योरेंस का सवाल है। नजर रखते हैं इस काउंटर पर भी। हिमांशु जी, फेयरकेम ऑर्गेनिक्स, इस पर राय दें। यहां पर भी अच्छे नतीजे आते हुए दिखे थे, हालांकि मार्जिन थोड़े कॉन्ट्रैक्ट जरूर हुए हैं, पर चार्ट से कैसी लगती है फेयरकेम की? गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। देखिए, चार्ट्स में 940-945 रुपए के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। स्टॉक पहले भी यहाँ पर आके थोड़ा सा सप्लाई फेस कर चुका है, तो मुझे लगता है खरीदारी के लिए 950 के ऊपर अगर यहाँ पर प्राइसेस निकलते हैं तभी यहाँ पर एक ऑप्टिमम रिस्क रिवॉर्ड बनेगा और उस कंडीशन में यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिलेगा और स्टॉक नए हाइज की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता है। अनटिल एंड अनलेस दैट हैपेंस, मुझे लगता है कि दीपांशु जी यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जारी रह सकती है और उस कंसोलिडेशन में 880-930 रुपए के दायरे में यहाँ पर कुछ वक्त और एक साइडवेज मूव बनते हुए देखने को मिल सकती है। ओके, तो थोड़ा साइडवेज रह सकता है ये एक्शन, ये स्टॉक, बट नजर रखिएगा फेयरकेम ऑर्गेनिक्स, नतीजे तो यहाँ पर अच्छे ही आपको आते हुए दिखे हैं। सुमित जी, एक कैश स्टॉक अंजनी पोर्टलैंड लगातार जैन साहब की बाय लिस्ट में आते हुए दिखता है। आज यहाँ पर ट्रिगर भी है आपके लिए, एक्विजिशन किया है इन्होंने एक भव्य सीमेंट्स का, लगभग 607 करोड़ रुपए में 82.5% हिस्सेदारी खरीदी है। बजट में भी हमने हाईलाइट किया था, बजट में सस्ता शेयर सेगमेंट के लिए, पर चार्ट्स क्या कहती हैं अंजनी पोर्टलैंड की? दीपांशु, चार्ट्स के ऊपर स्टॉक बढ़िया दिख रहा है। स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। कल फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक के अंदर ऐसा लगता है कि ये 400 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में दिखाएगा और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में और भी ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने भी पोजीशंस बना रखी है वो लोग पोजीशंस होल्ड करके चले और अभी तो ब्रेकआउट आया है, इसके लिए फ्रेश खरीदारी भी बनती है। इमीडिएट टारगेट 380 से 400 के होंगे और ऊपर में 400 का लेवल क्रॉस होने पे रैली और एक्सटेंड होती हुई देखने को मिलेगी। तो पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा अंजनी पोर्टलैंड के अंदर। ओके, तो पोजीशन होल्ड करके चले। अंजलि पोर्टलैंड सीमेंट में 6% ऊपर है और कल डेज हाई के करीब बंद हुआ था और आज आपके पास एक्विजिशन की भी खबर है। किरण जी, जरा यूनियन बैंक के चार्ट देखें, यहां पर नतीजे आए थे। वैसे तो घाटे से मुनाफे में आया है बैंक, पर नेट इंटरेस्ट इनकम 9.5% गिर कर आई है। तिमाही दर तिमाही देखें तो एनपीएस भी इनके बढ़े हैं और राइट ऑफ्स भी डबल हुए हैं। चार्ट्स क्या कहती हैं यूनियन बैंक की सर? दीप, मीडियम टर्म चार्ट्स तो न्यूट्रल है, ना तेजी ना मंदी, पर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा हायर बॉटम बन चुका है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव बायस रह सकता है, पर स्टॉप लॉस काफी दूर है। तो मेरा मानना है कि अगर ये 35 के आसपास मिलता है तो बाय करना चाहिए। 3350 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। पोजिशनली 38-39 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो नजर रखते हैं यूनियन बैंक पर किस तरह का एक्शन ये काउंटर आपको दिखाता है। सिद्धार्थ जी, टीवीएस मोटर्स पर कोई राय? कल प्रमोटर सुंदरम क्लेटन ने लगभग 2.5 करोड़ शेयर्स बेचे थे, जो इनका फैमिली अग्रीमेंट है उसके तहत ये डील हुई थी और सभी बड़े फंड्स ने खरीदारी करी है यहाँ पर। एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रू, आदित्य बिरला सन लाइफ, बीएनपी पारिबा। कैसे देखना चाहिए टीवीएस मोटर्स को और ये जो एक्शन हुआ है उसके बाद क्या थोड़ा स्टॉक और मोमेंटम में आते हुए दिख सकता है?
दीपांशु देखिए एक ओवरहैंग होता है वो चला गया है, क्योंकि ये बिक्री हुई जो स्टेक की, इससे ओवरहैंग चला गया। मुझे लगता है कि टीवीएस मोटर अच्छा कर सकता है, और सबसे बड़ी चीज अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, तो जो पेंट अप डिमांड होता है वो भी अब वापस आएगा, क्योंकि बहुत जगह छोटे बड़े शोरूम्स वगैरह ऑथोराइज डीलरशिप खुलने लगे हैं। तो ये एक पॉजिटिव है टीवीएस मोटर्स के लिए। साथ ही साथ पूरे ही टू व्हीलर स्पेस पे तो टीवीएस तो पॉजिटिव है ही, पर साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प पर भी आपको जरूर नजर रखनी चाहिए। 3600 रुपए का हमारा टारगेट है हीरो पे, और टू व्हीलर स्पेस सबसे पहले ऑटोमोबाइल स्पेस पे रिकवरी दिखाएगा। बिल्कुल, तो टू व्हीलर्स में आएगी रिकवरी। टीवीएस पर रखिए नजर, साथ ही आपको रखनी है नजर हीरो मोटोकॉर्प पर, जो सिद्धार्थ जी को पसंद है। पर कुछ और स्टॉक्स जो आज आपको एक्शन में बनते हुए दिख सकते हैं, वहां पर भी आप डालें नजर। कुणाल जी, जेएसपीएल पर अपनी राय दें। इनका एक तो प्रोडक्शन अपडेट आया है, साथ ही हम थोड़ा एक्शन वापस इस पूरे स्पेस में बनते हुए देख रहे हैं। क्या राय देंगे जेएसपीएल के चार्ट्स पर सर? देखिए चार्ट बहुत अच्छा है दीपांशु। एक कंसोलिडेशन, एक करेक्शन हमने देखा सारे मेटल काउंटर्स में। अब मुझे लगता है वापस तेजी की बारी है। और कल भी अगर आप चार्ट पर देखें तो एक बहुत कॉन्ट्रैक्शन हमने बॉलिंजर बैंड्स का देखा है। ब्रेकआउट का इंतजार है, तो जैसे ये स्टॉक एक ब्रेकआउट दिखाएगा, मुझे लगता है इसमें वन वे रैली देखने को मिलेगी। तो मैं ओवरऑल बुलिश हूं। मुझे लगता है कि 390 रुपए पर एक सपोर्ट है। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता, ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। ब्रेकआउट आने पर खरीदारी की राय हो। ओके, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है और ब्रेकआउट आने पर खरीदारी की भी राय बनेगी। जेएसपीएल पर रखनी है नजर। टोटल प्रोडक्शन में हमने 31% की बढ़त देखी है कंपनी की तरफ से। हिमांशु जी, एशियन ग्रेनिटो पर जरा अपनी राय दें सर, क्योंकि लगातार 2-3 दिनों से हम अपडेट्स देख रहे हैं। प्रमोटर की तरफ से कुछ सेलिंग भी हुई है, थोड़ा रीबैलेंसिंग हुआ है प्रमोटर शेयर होल्डिंग में। क्या राय है चार्ट पर एशियन ग्रेनिटो? जी जी, देखिए हालांकि स्टॉक कुछ खास अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक जो करंट लेवल्स हैं वो सपोर्ट के आसपास हैं। 175 180 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से स्टॉक में जो डाउन साइड है वो लिमिटेड है। रिस्क रिवॉर्ड मुझे लगता है कि यहाँ से लॉन्ग के लिए थोड़ा सा फेवरेबल है। हालांकि कंफर्मेशन जो मोमेंटम है वो बिल्डअप होना शुरू होगा एक बार स्टॉक 188 190 के ऊपर अगर निकलना शुरू होता है, मुझे लगता है। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल है अपसाइड का, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो खरीदारी करके भी चला जा सकता है। 175 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे तेजी की जा सकती है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 200 से 205 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से दीपांशु जी 200 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग बहुत ही पॉजिटिव होगी, और उस कंडीशन में 240 रुपए के मीडियम टर्म टारगेट्स स्टॉक में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए एशियन ग्रेनिटो, जहां पर प्रमोटर की तरफ से लगातार हम थोड़ा एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। सिद्धार्थ जी, आपका एक वेल रिकमेंडेड स्टॉक गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, इसके आज आने वाले हैं नतीजे। लाइफ हाई पर ऑलरेडी स्टॉक हमें दिख रहा है। क्या नतीजे परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर पाएंगे? जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा के गेन्स आ चुके हैं इस काउंटर पर। देखिए बहुत बेहतरीन कंपनी है, और मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से सर्फेक्टेंट जो केमिकल लगता है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में, ये लीडर है। और ये खाली भारत में लीडर नहीं है, ग्लोबल बिजनेसेस भी बहुत स्ट्रांग है, एक्सपोर्ट्स भी बहुत स्ट्रांग है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन तो नतीजे अच्छे के ही है। पर अगर कहीं ना कहीं अगर नतीजे कहीं निराश करे और स्टॉक रनअप भी हो चुका है, तो करेक्शन होना लाजमी है। अगर करेक्शन होता है तो ये स्टॉक को जरूर ऐड करना चाहिए। ओके, तो अगर करेक्शन होता है तो ऐड जरूर करें। आज वैसे आएंगे नतीजे, तो देखते हैं उसके बाद क्या स्टॉक रिएक्ट करता है कि नहीं, बट डेफिनेटली आपको फोकस में रखना चाहिए। सुवेन फार्मा, बंसल जी जरा इस पर भी नजर डालिए। नतीजे आने वाले हैं इस काउंटर के लिए। और कल यूएस में बड़ी खबर थी, बायोजेन नाम की कंपनी के अल्जाइमर ड्रग को मंजूरी मिली है लगभग 20 साल के बाद। इन्होंने भी पहले अल्जाइमर्स पर रिसर्च करी है, हालांकि उसका कुछ इवेंचुअल रिजल्ट नहीं निकला था। पर सुवेन फार्मा, इसकी चार्ट देखकर बताएं सर, कोई एक्शन दिखता है काउंटर पर? दीपांशु, स्टॉक साइडवेज जोन में चल रहा है, तो यहाँ पे नजर रखनी चाहिए लेवल्स पर। 524, 525, 515 के अराउंड की क्लोजिंग है, तो 525 के ऊपर निकले और वहां पर सस्टेन करता है, तब यहाँ पर खरीदारी की राय होगी। 525 के ऊपर निकल के सस्टेन करता है, तब 542, 544 के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी की राय है ओनली व्हेन 524 के लेवल्स टूटे।
ओके, तो 524 के ऊपर ही खरीदारी करें। आज नतीजे भी आने वाले हैं। कल हमने देखा नतीजों से पहले थोड़ी सुस्ती के साथ स्टॉक बंद हुआ।